हेलो व्यूवर्स फ्रॉम baliacity.com। मैं हूं योगेंद्र और आप सीख रहे हैं CCNA लेक्चर 1। जी हाँ दोस्तों, CCNA लेक्चर 1 में हम सीखेंगे OSI मॉडल। वाई डू वी नीड द OSI मॉडल? हमें इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? एंड साथ ही साथ OSI, ISO एंड iOS के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, हम यह भी सीखेंगे। एक नजर डालें OSI मॉडल पे। OSI जिसका पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आखिर ये जो शब्द है ओपन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में शुरू में जो नेटवर्क हुआ करते थे वो प्रोप्राइटरी सोल्यूशन नेटवर्क हुआ करते थे। जैसे IBM एक कंपनी है, अगर वो नेटवर्क का सोल्यूशन दे रही है तो वो अपने प्रोटोकॉल से यूज कर रही है, वो अपने खुद के स्टैंडर्ड्स यूज कर रही है जो प्रोप्राइटरी है। अगर जेरोक्स अगर नेटवर्क प्रोडक्ट बना रही है या अपने सोल्यूशंस दे रही है किसी कंपनी को, तो सेम वो भी अपने प्रोटोकॉल्स यूज कर रही है, अपने स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो जेरोक्स का जो सोल्यूशन होगा वो IBM के सोल्यूशन के साथ में कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा। IBM का नेटवर्क अपना एक नेटवर्क स्कीम चलाता है, जेरोक्स का अपना एक नेटवर्क स्कीम चलाता है। इस तरह से उस समय तमाम स्कीम्स हुआ करती थी, बट वो ओपन नहीं था। तो नेटवर्क में ये प्रॉब्लम होती थी कि यहां पे एक कंपनी है, सपोज करिए ये एक कंपनी है, इसने IBM का सोल्यूशन ले लिया है। IBM के कंप्यूटर्स का नेटवर्क उसके कंपनी में वर्क कर रहा है। अगर वो IBM के नेटवर्क से संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है कि हमें जेरोक्स का भी सोल्यूशन मिल जाए, तो वो अपने कंपनी में जेरोक्स के कंप्यूटर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि IBM का अपना अलग प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स है और जेरोक्स का अपना अलग प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स है। तो यह नेटवर्क की प्रॉब्लम हुआ करती थी और इससे नेटवर्क इंडस्ट्री का ग्रोथ भी नहीं हो सकता था। नए वेंडर्स को नेटवर्क प्रोडक्ट डेवलप करने का मौका नहीं मिल सकता था। नेटवर्क प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ISO ने उस समय में जो नेटवर्किंग स्कीम हुआ करती थी उनको स्टडी किया और साथ ही साथ ये रिकॉग्नाइज किया कि एक नेटवर्क मॉडल की जरूरत है। वो नेटवर्क मॉडल ओपन होना चाहिए। इसी के तहत ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी OSI मॉडल की शुरुआत हुई। बिफोर OSI मॉडल it was difficult for the vendors to create network product। OSI मॉडल आने से पहले वेंडर्स के लिए नेटवर्क के प्रोडक्ट बनाना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क हुआ करता था, क्योंकि उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं थी जिसको वो फॉलो करके नेटवर्क प्रोडक्ट बनाए और वो किसी के भी सोल्यूशन पे काम करे। IBM के भी सोल्यूशन पे काम करे, जेरोक्स के सोल्यूशन पे भी काम करे, इंटेल के सोल्यूशन पे भी काम करे, डेक के सोल्यूशन पे भी काम करे। इट वॉज नॉट पॉसिबल। बट OSI मॉडल ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया और एक मॉडल तैयार किया जो ओपन था। इसको रेफरेंस के तौर पे यूज करके कोई भी नेटवर्क वेंडर नेटवर्क प्रोडक्ट बना सकता था, प्रोटोकॉल बना सकता था, सॉफ्टवेयर बना सकता था और वो किसी भी सोल्यूशन में काम कर सकते थे। पुनः एक बार नजर डालें हम OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यह एक रेफरेंस मॉडल है जिसको ISO ने क्रिएट किया। ISO एक संस्था हो गई जिसने OSI मॉडल को क्रिएट किया। एंड iOS यह सिस्को राउटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वन थिंग मोर, ISO ने OSI रेफरेंस मॉडल को 1984 में रिलीज किया
आईएसओ डेवलप्ड द 7 लेयर मॉडल, उसने 7 लेयर एक मॉडल डेवलप किया। ओएसआई मॉडल हम सीसीएनए कर लें, सीसीएनपी कर लें या सीसीआई कर लें, हमारे करियर के दौरान ओएसआई मॉडल को बार बार रेफरेंस के तौर पे यूज करना पड़ेगा। वन थिंग मोर कि सपोज करें हमारा ये एक कंप्यूटर है, ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और इनके बीच में हमें डेटा ट्रांसफर करना है। आवर गोल इज डेटा ट्रांसफर, हमारा गोल डेटा ट्रांसफर करना है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे। या सपोज कर लें यहां पे एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। इस नेटवर्क को डेटा ट्रांसफर करना है इस नेटवर्क पे, तो हम कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो या नेटवर्क के बीच में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, गोल तो हमारा डेटा ट्रांसफर ही है। डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। बट हाउ दिस विल टेक प्लेस, यह डेटा ट्रांसफर इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे अथवा इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे कैसे होगा? कौन है जो इस गुत्थी को सुलझाएगा, इस गाइडलाइन को सुलझाएगा? दिस गाइडलाइन गिवन इन ओएसआई मॉडल। तो यही गाइडलाइन ओएसआई मॉडल में दी गई है कि एक नेटवर्क में या कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर कैसे होगा। मीन्स इफ आवर गोल इज डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, देन हाउ दिस विल टेक प्लेस, यह कैसे होगा? दिस गाइडलाइन गिवन इन ओएसआई मॉडल, यह गाइडलाइन ओएसआई मॉडल में दी गई है। सो हम ओएसआई मॉडल को एक रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द ओएसआई मॉडल, लैन एंड वैन के लिए डिफिनेशंस बॉर्न हुई और नेटवर्क वेंडर्स को एक साथ वर्क करने का मौका मिला। इंपॉर्टेंट क्या है, एक नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसफर करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। तो ओएसआई मॉडल ने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फंक्शंस को 7 लेयर्स में ब्रेक कर दिया ताकि एक कंपनी जो स्विच बनाती है वो किसी एक लेयर को ध्यान में रखे, एक लेयर को रेफरेंस के तौर पे यूज करे। अगर वो हब बनाती है तो वो एक दूसरी लेयर को रेफरेंस के तौर पे देखे। राउटर बनाती है तो वो एक खास लेयर पे काम करे। जैसे अगर उसको हब बनाना है तो वो फिजिकल लेयर पे अपना पूरा अटेंशन रखेगा। स्विच बनाना है तो डेटा लिंक लेयर पे पूरा अटेंशन रखेगा। अगर राउटर बनाना है तो उसको नेटवर्क लेयर पे पूरा अटेंशन रखना होगा। यानी रेफरेंस के तौर पे उसको जो लेयर ध्यान में रखनी है वो हब के लिए फिजिकल रखनी है, स्विच के लिए डेटा लिंक रखनी है, राउटर के लिए नेटवर्क रखनी है। इससे क्या हुआ कि एक नेटवर्क वेंडर को प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि किन बातों का हम ध्यान रखें और किन बातों को हम अवॉइड करें। ओएसआई मॉडल पे जंप करने से पहले हम एप्लीकेशंस को एक बार ध्यान से देखें कि जो हमारी एप्लीकेशंस है, जो यूजर की एप्लीकेशंस है, यूजर एक्चुअल में अगर ये यूजर है, ये बंदा एक यूजर है, यहां उसके सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है। इस कंप्यूटर पे वो क्या करेगा? गेम खेलेगा, तो गेम भी एक एप्लीकेशन होगा। अगर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना लेटर लिख रहा है यानी वर्ड की प्रोसेसिंग कर रहा है तो वो भी एक एप्लीकेशन होगा। तो ये एप्लीकेशंस 3 तरह की होती हैं, एक जो कंप्यूटर पे रन करती है, दूसरी जो नेटवर्क पे रन करती है, तीसरी जो इंटरनेटवर्क पे रन करती है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, दोज एप्लीकेशंस विल इंस्टॉल्ड इन अवर कंप्यूटर,
आपकी स्टैंड एलोन कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल रहती हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस कहलाती हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेडशीट के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस्तेमाल करते हैं। इनकी तरह तमाम एप्लीकेशन जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती हैं। नेटवर्क एप्लीकेशंस में आपके इस कंप्यूटर में एक फाइल है, आप क्या करते हैं, आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। इस कंप्यूटर में एक फाइल है, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया इस कंप्यूटर के लिए। तो फाइल ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट लॉगिंग, क्लाइंट सर्वर प्रोसेस, ये नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं। एंड इंटरनेटवर्क एप्लीकेशंस में अगर आप कहीं से कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे आप ब्राउजर ओपन करें और वहां पे www.something.google.com टाइप करें, तो व्हाट इज दिस इज द इंटरनेटवर्क एप्लीकेशन। यहां पे आप एक इंटरनेटवर्क एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब आपका एक इंटरनेट एप्लीकेशन है। कॉन्फ्रेंसिंग आप करते हैं, चाहे वॉइस के लिए, वीडियो के लिए, डेटा के लिए, वह भी एक इंटरनेटवर्क एप्लीकेशन है। या आप स्पेशल इंटरनेट बुलेटिन बोर्ड से जुड़ते हैं, वह भी एक इंटरनेटवर्क एप्लीकेशन है। तमाम एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन होती हैं वो इंटरनेटवर्क एप्लीकेशंस कहलाती हैं। यहां से हम अपने ओएसआई मॉडल पे जंप करें। ये ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लेयर 1 फिजिकल लेयर कहलाती है, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर कहलाती है, लेयर 3 नेटवर्क लेयर कहलाती है, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है, लेयर 5 सेशन लेयर कहलाती है, लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर कहलाती है, एंड लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। हम इसे याद कर लें, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये जो 3 लेयर हमें दिखाई दे रही है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये 3 लेयर होस्ट लेयर कहलाती हैं। और ये जो नीचे की 3 लेयर है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये लेयर हमारी मीडिया लेयर्स कहलाती हैं। बट एक लेयर जो यहां पे दिख रही है, दिस इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, यह एक्चुअल में कोर लेयर होती है। इस लेयर का टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो हम सबसे पहले ये देखें कि एप्लीकेशन लेयर पे होता क्या है। एक्चुअल में एप्लीकेशन लेयर हमारी लेयर नंबर 7 है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू इंड यूजर्स। इंड यूजर्स को वो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इट आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन पार्टनर, यह कम्युनिकेशन पार्टनर को आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ईमेल क्लाइंट है तो ईमेल सर्वर होना चाहिए। सो इट आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन पार्टनर, अगर ईमेल क्लाइंट है, ईमेल सर्वर नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा। डिटरमाइन रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं यह डिटरमाइन करता है। एज लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ईमेल क्लाइंट है, ईमेल सर्वर है, तो ईमेल फोल्डर होना चाहिए, दिस इज द रिसोर्स। एंड थर्डली, सिंक्रोनाइजेस कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम्स, सिस्टम्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन को ये इंश्योर करता है। इसका मतलब है कि मेक श्योर दैट सर्वर एंड क्लाइंट आर वर्किंग टुगेदर। अगर क्लाइंट और सर्वर आपस में परस्पर वर्क ना करेंगे तो कभी भी डेटा सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। तो इस लेयर की ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि इट आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन पार्टनर, डिटरमाइन रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी एंड सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम्स। इस लेयर पे कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे एक यूजर को ईमेल सेंड करना है तो ईमेल सेंड करना एक एप्लीकेशन है, फाइल को ट्रांसफर करना एक एप्लीकेशन है, रिमोट लॉगिंग करना एक एप्लीकेशन। इस तरह से तमाम एप्लीकेशन हैं जिन्हें एक यूजर यूज करता है। अगर उसको ईमेल सेंड करना है तो उसको SMTP और POP3 एक नेटवर्किंग सर्विस की जरूरत पड़ेगी, दिस इज द प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर करना है तो FTP और TFTP की जरूरत पड़ेगी। रिमोट लॉगिंग के लिए टेलनेट या R लॉगिंग की उसको जरूरत पड़ेगी। वेब ब्राउजिंग करना है तो HTTP या HTTPS को उसको जरूरत पड़ेगी। नेम रेजोल्यूशन के लिए DNS की जरूरत पड़ेगी। IP मैनेजमेंट के लिए डायनेमिकली IP मैनेजमेंट के लिए उसको DHCP की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से तमाम सर्विसेज होंगी
जिनके लिए किसी न किसी प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ेगी। ये सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर पे अवेल होती है। प्रेजेंटेशन लेयर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेशन है लेक्चर 1 हमारा कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच।